नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों में स्वागत है। लेकिन आज हम आपके लिए आज कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। तो स्पेशल क्या है कि आज हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं वो सभी बिहार स्पेशल प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को मैंने सिलेक्ट करके लाया है और भी मैं वीकली इसे लाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों के लिए क्रॉन जो पुस्तिका होती है बिहार सामान्य ज्ञान का क्रॉन पुस्तिका उससे लेकर आया हूं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व को माना है। तो देखिए, जो इतिहासकार हैं वे यहाँ पे मानवों का जो उद्गम काल है वो 10 लाख वर्ष पूर्व को माना है। कितने वर्ष पूर्व? 10 लाख वर्ष पूर्व को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं। देखिए, सभी जगह अवशेष प्राप्त हुए खुदाई हुई अलग अलग समय में। ठीक है। तो जो मुंगेर से प्राप्त हुआ अवशेष वो जो है माना जाता है कि वो मध्यवर्ती प्रस्तर युग का है। ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो तो हम मैं वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे एलपी की वैकेंसी पहले दी गई थी, अब टेक्नीशियन की भर्ती दे दी गई है। ये एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। तो आप लोग जो है जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो आप पहले ही बनवा करके अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी बहुत समय है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि ओबीसी का फॉर्मेट भी चेंज हो गया थोड़ा। तो आप लोग पहले इसे बनवा लें। ठीक है। जो भी चीजें आपके पास नहीं है उसे आप बनवा लें। और इसके अलावा अभी बहुत सारी वैकेंसी में भी अभी आ सकती है 2025 में, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। विधानसभा का। तो देखिए, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण क्या किया। देखिए, वैज्ञानिक जो प्रारंभिक मानव थे, ठीक है, उनका नामकरण क्या किया। तो उनका नामकरण जो है उन्होंने नियंडरथल किया। ठीक है। उनका नामकरण वैज्ञानिक जो है जो प्रारंभिक मानव थे उनका नाम नियंडरथल किया। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो हैं वो चिरान में तो प्राप्त हुए हैं, ये सही है। देखिए, यहाँ चेचर में भी प्राप्त हुए हैं, मनेर एवं सोनपुर में। इसका मतलब है कि ये सभी उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार में जो है चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर में जो है यहाँ पे ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं बिहार एसएससी, बिहार एलआरसी, ठीक है, बिहार पुलिस, किसी भी बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काल में क्या प्रचलित था। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जो है यहाँ पे जादू टोना तो प्रचलित था ही, ये वेद में ही मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। तंत्र मंत्र भी प्रचलित था, ये भी वेद में मिलता है। सिद्धि और उपासना ये भी वेद में मिलता है। तो ये सभी जो है वो ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, यानी जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धि उपासना सभी जो है वेद काल में प्रचलित था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुई थी। तो देखिए, जो ऐतिहासिक युग में बिहार के क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिक बसावट हुई थी वो जो है गंगा घाटी क्षेत्र में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 2 नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि ऐतिहासिक युग में बिहार के गंगा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक बसावट हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो देखिए, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का जो उल्लेख है वो यहाँ पे जो है महाभारत में भी किया गया है, पुराण में भी किया गया है, बौद्ध ग्रंथ में भी किया गया है। यानी कि ये जो आप तीनों ग्रंथ देख रहे हैं यहाँ पे, पुराण हो या महाभारत हो या बौद्ध ग्रंथ, यानी उपयुक्त सभी में जो है वो प्रतापी राजा बृहद्रथ का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो देखिए, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच जो है वो 16 वर्षों तक युद्ध चला था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था। तो देखिए, जो हर्यक वंश के अंतिम मगध सम्राट थे वो यहाँ पे नाग दशक थे। ये नाग दशक हो जाएगा, यहाँ पे ये नाग दशक हो जाएंगे। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि नाग दर्शक जो थे वो हर्यक वंश के अंतिम मगध सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति किए थे? तो जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, वो यहाँ पे बिंबिसार जो थे उन्हीं के साम्राज्य में जो है वो बुद्धत्व की प्राप्ति किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन उपलब्ध है वो हो जाएगा इंडिका, कि इंडिका में जो है पाटलिपुत्रा का वर्णन उपलब्ध है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो यह जो पुस्तिका आप देख रहे हैं इंडिका, ठीक है, यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तिका है। ठीक है, और ये जो राज तरंगिणी है वो कलहन के द्वारा, अर्थशास्त्र तो आप जानते ही हुए हैं कि ये श्रीगुप्त के द्वारा, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो जो मौर्यकालीन मुद्रा थी दोस्तों उसे जो है पन्न कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा कि मौर्यकालीन मुद्रा को पन्न कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो यहाँ पे जो घनानंद थे दोस्तों, उन्होंने जो है चाणक्य को अपना अपमानित किया था। ये याद रखिएगा, घनानंद ही वो शासक था जिसने चाणक्य को अपना अपमानित किया था। तो चाणक्य भी जो है वो उसे सिंहासन से जो है हटाने का, उसके पतन का जो है दृढ़ संकल्प ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो यहाँ पे जो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था थी दोस्तों वह 2 भागों में विभक्त थी। तो इसे आप याद रखिएगा कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था 2 भागों में विभक्त थी। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसमें से जो कुमार गुप्त हैं, आप लोग जानते होंगे कि कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय के बाद में जो है पतन हो गया था और बाद में जो है फिर से सरकार जो है इसको पुनर् स्थापित की और उसमें जो है शिक्षा की स्थापना फिर से हो गई, यानी फिर से चालू करवाया गया। ठीक है, तो ये कुमार गुप्त के समय में, यानी कुमार गुप्त ने ही जो है इसे स्थापित करवाया था। इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो देखिए दोस्तों, जितने भी गुप्त वंशी शासक थे वो यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि गुप्त वंशी शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक है दोस्तों वो यहाँ पे पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? यानी मगध किस प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पे जो जीवित गुप्त हैं उन्हीं के जो है प्रवर्ती गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक मगध के जीवित गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त थे। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक थे, यहाँ पे प्रश्न में मगध के परवर्ती गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो जीवित गुप्त थे। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में किसने अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में जो है यहाँ पे अशोक और दशरथ जो है इन्होंने ही जो है क्या करवाया था, यहाँ पे अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जैव दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो यहाँ पे जैव दर्शन के अनुसार जो है संसार का जो वास्तविक कारण है दोस्तों ये आदि तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि जैव दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण आदि तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो देखिए बिहार जो है एक महत्वपूर्ण राज्य, चाहे वो अभी के लोकसभा के दृष्टिकोण से हो या उस समय जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए जो है होड़ के दृष्टिकोण से हो, तो इल्तुतमिश जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तुगलक के काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी स्थापित था? तो देखिए जब तुगलक का काल था तो उस समय जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ में जो है स्थापित था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये तुगलक काल में स्थित थी। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी प्रश्न है वो क्रॉन पुस्तिका से जो है इकट्ठा किया हुआ है, उससे निकाला हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इसे जरूर जो है 1-2 बार देखिए। ठीक है, और नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल काल में श्री
नगर भुक्ति किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पाल काल में जो श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है वो मगध को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मिथिला के कनाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो मिथिला के कनाट शासक थे उनका जो है अंत जो हुआ था वो यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। इसे आप याद रखिएगा कि मिथिला के कनाट शासकों का अंत गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, आप लोग सुने होंगे कि शेर खान ने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया है। तो यह जो है सभी देखिए 1539 ईस्वी में ही है। तो वो डेट था 26 जून 1539, जब जो है शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे जो रफी उद दरजत है उन्होंने ही जो है जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसके सूबेदारी काल में, यहाँ किसने नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा किसके सूबेदारी काल में जो है इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा किसके किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु का जो जन्म है वो यहाँ पे पटना में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लश्कर खान हो जाएगा कि लश्कर खान के सूबेदारी में इनका जन्म पटना में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? तो देखिए, जो घाघरा युद्ध है उससे जो है बाबर को बक्सर और चौसा तक का अधिकार हो गया। यानी कि पहले यहाँ पे अधिकार नहीं था, इस युद्ध के बाद जो है बक्सर और चौसा तक इनका अधिकार हो गया बाबर का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो यहाँ पे जो पटना चित्र शैली है उसकी जो नींव है यहाँ पे अजीम के काल में पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि अजीम के काल में पटना चित्र शैली की नींव पड़ी थी। ठीक है, इसके सूबेदारी में। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो यहाँ पे बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है दोस्तों वो इब्राहिम खान ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खान ने बनवाया था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया होगा। तो हम आपको एक सलाह देते चलेंगे कि आप जो है प्रतिदिन हमारे वीडियो को जो है एक एक पार्ट करके देखा कीजिए। हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है आपके सामने आ रहे हैं। कभी आपके लिए मैथ का भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कभी इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में जो है ये क्लास जो है रेगुलर आपके लिए लेकर आ सकूं। अभी थोड़ा समय का पाबंदी है, दिक्कत है, इसलिए नहीं ला पा रहा हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट और प्यार मिले, ताकि जल्द से जल्द जो है हमें भी उत्साह मिले और आपके लिए ये सारी चीजें कर पाए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।